हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले टाइम ऑफ सप्लाई। तो क्या है इस वीडियो में, चलिए देख लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो इस बुक को परचेज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई से। टाइम ऑफ सप्लाई समझने से पहले आपको एक बात जो है ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको सबसे पहले सेक्शन नंबर 31 समझना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 31 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 31 बोलता है लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, किस दिन तक इनवॉइस आ जाना चाहिए। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, शायद आपको थोड़ा शॉकिंग लगे, बट यही सत्य है। टाइम ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 12 और 13 से ही डिटरमाइन होता है। सिर्फ और सिर्फ 12 एंड 13 से ही डिटरमाइन होता है। मेरे को पता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज है कंटिन्यूअस सप्लाई एंड गुड्स एंड ऑन अप्रूवल और रिजेक्शन बेसिस वाला पे। आप काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हो, बट इस बार नहीं होगे। आपका सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ इस रिवीजन वीडियो में। आज से अपनी रिवीजन वीडियो भी पूरी की पूरी चालू हो रही है आईडीटी की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके बताना कैसी लग रही है रिवीजन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स? इट इज द रिमूवल ऑफ गुड्स। जिस दिन आप गुड्स को रिमूव करोगे वो आपका लास्ट डेट होगा इशू ऑफ इनवॉइस का। उसके पहले कर सकते हो, ऑब्वियसली पहले तो कर ही सकते हो, बाद में नहीं कर सकते हो। वो लास्ट डेट है जिस दिन रिमूव किया। सिमिलरली सर्विस के लिए लास्ट डेट कब होती है? सर्विस के लिए होती है बिफोर और आफ्टर। अच्छा, बिफोर और आफ्टर, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज। और बैंकिंग वगैरह है तो 45 डेज, बैंकिंग वगैरह है तो 45 डेज। तो सेक्शन 31 सिंपल सी बात बोलता है कि गुड्स के केस में लास्ट डेट कब होता है? बिफोर, पहले तो कर ही सकते हो, और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। एंड सर्विस के केस में बिफोर और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज। बैंक के केस में 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी यही दो पढ़ते हैं, अब नीचे चलते हैं 12 और 13 की तरफ। The time of supply will always be determined by 12 or 13 and in case of change in rate section 14। अदरवाइज और कोई सेक्शन नहीं लगता है इसमें। 12(2), 13(2), 12(3), 13(3). 12(2) in case of forward charge of goods, 12(3) in case of reverse charge of goods, 13(2) in case of forward charge of service and 13(3) in case of reverse charge of service। 12(2) सिंपल सी बात बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, पहले मेरी एक बात समझो, टाइम ऑफ सप्लाई क्यों जरूरी है? जिस मंथ आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस मंथ के नेक्स्ट मंथ के एग्जाम परस्पेक्टिव से 20 तक आपको पेमेंट कर देना है टैक्स का। इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई जरूरी, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा तभी तो पेमेंट करोगे ना। जब तक टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा तो पेमेंट नहीं कर पाओगे, इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई जरूरी है। तो आइए 12(2) बोलता है फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ गुड्स। यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? बहुत सिंपल है, इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, जिस दिन गुड्स रिमूव करोगे वो तुम्हारा लास्ट डेट होता है इशू ऑफ इनवॉइस का। बिफोर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यानी एट एनी सिनेरियो अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं भी किया तो जिस दिन भी आप गुड्स को रिमूव करोगे ना, उसी दिन आपका टीओएस फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वही लास्ट डेट होती है इशू ऑफ इनवॉइस की, भले ही आप करो या ना करो। इसमें आया नोटिफिकेशन 66/2017 जो कि बोलता है कि एडवांस पे टीओएस नहीं लगेगा इन केस ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में एडवांस पे टीओएस नहीं आएगा, गुड्स के केस में एडवांस पे टीओएस नहीं आएगा। नोटिफिकेशन 66/2017 ये बात बोलता है। 13(2) इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम। एंड व्हेन इज इनवॉइस इशूड विद इन टाइम? इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम एज पर सेक्शन 31। क्या बोला था? बिफोर तो कर सकते हैं, आफ्टर भी कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज। यानी कि 30 दिन के अंदर तक आप इनवॉइस इशू कर देते हो तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होता है आपका टीओएस। जिस मंथ आपका टीओएस आएगा उसके 20th में आप पे करोगे। एंड इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, इन दैट केस पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। सिंपल है, 12 to 13(2) कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। 12(3), 13(3), 12(3), 13(3), 12(3) इन केस ऑफ गुड्स आरसीएम। ठीक है, 12(3) फॉर आरसीएम इन केस ऑफ गुड्स। इसमें क्या बोलता है? इसमें आपको लेना है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स आपको रिसीव हुआ वो वाला दिन, डेट ऑफ पेमेंट या 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इशू ऑफ इनवॉइस नहीं बोल रहा हूं, 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट नहीं बोल रहा हूं, इनवॉइस नहीं बोल रहा हूं, 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अगर इनवॉइस इशू ही नहीं किया तो ये वाला नहीं लगेगा, तब रिसीप्ट और पेमेंट वाला ले लेना। तीन क्राइटेरिया दिए हैं, तो रिसिप्ट या तो पेमेंट या तो 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और इस तीनों में जो भी अर्लियर है वो होगा। इन तीनों में जो भी अर्लियर है वो होगा इन केस ऑफ आरसीएम ऑफ गुड्स। आरसीएम ऑफ गुड्स है क्या सिलेबस में? सिलेबस में नहीं है, पर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। चलो आरसीएम 13(3) बात करते हैं हम लोग। क्या होता है इन केस ऑफ सर्विस? सर्विस के आरसीएम में टीओएस कैसे आएगा?
अब सर्विस बीइंग एन इंटेंजिबल, आपने उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इस केस में रिसीप्ट वाला ऑप्शन हटा दिया है कि डेट ऑफ रिसीप्ट वाला ऑप्शन हटा दिया, उसके बदले में क्या डाले, डेट ऑफ पेमेंट। एंड वहां 31st था तो यहाँ 61st कर दिया, यानी डबल, यानी डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट इश्यू ऑफ इनवॉइस नहीं बोल रहा, इनवॉइस नहीं बोल रहा हूं, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, ये होगा इसका टीओएस। वाउचर के केस में टीओएस कैसे डिटरमाइन करते हैं? वाउचर के केस में अगर आपका वाउचर आइडेंटिफाइबल है, आइडेंटिफाइबल मतलब जिस दिन आपने वाउचर इशू किया उस दिन आपको पता है कि वो किस चीज में रिडीम होने वाला है, तो इन दैट सिनेरियो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल बी टीओएस। जिस मंथ टीओएस आएगा उसके नेक्स्ट मंथ तक 20 तक पेमेंट कर देना। फिर बात करते हैं अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज में वो रिडीम होने वाला है, तो उस केस में जिस दिन रिडेम्पशन होगा उस दिन टीओएस ले लेना, जो कि पता नहीं है ना किस चीज में होगा, रेट कैसे लगाएंगे, इसीलिए इन दैट सिनेरियो जिस दिन रिडीम करेंगे वो दिन हो जाएगा टीओएस का। मेरी एक बात मानो, मानो नहीं एक्चुअली सुनो, सैड क्यों हो, थोड़ा स्माइल करो यार, तुम्हारे स्माइल करो, तुम्हारे सैड होने से सिलेबस कम नहीं हो जाएगा, सिलेबस उतना ही रहने वाला है, स्माइल करोगे तो थोड़ा अच्छे दिखोगे, कम से कम स्माइल करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट तो टैक्सेबल नहीं है, अरे भाई नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए जो इंटरेस्ट और लेट फीस ले रहे हो वो टैक्सेबल है, और उसका टीओएस किस दिन आता है, जिस दिन वो रिसीव होगा, जिस दिन वो सप्लायर को रिसीव होगा उसी दिन उसका टीओएस आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ इसको लिंक करके जरूर पढ़ना, एक मस्त क्वेश्चन है उसमें, भूलना मत। डेट ऑफ पेमेंट सबसे चिल रहा है। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट क्या है? जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया या जिस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया, विच एवर इज अर्लियर, वो है डेट ऑफ पेमेंट। बुक्स अकाउंट या बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। याद रखना, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है, रेसिपेंट के नहीं। आरसीएम में रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक मस्त सा एमसीक्यू है आईसीआई का, देखना उसमें क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए रेसिपेंट का भी बुक्स ऑफ एंट्री देता है एंड सप्लायर का भी देता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है फॉरवर्ड चार्ज में, आपको पता है कि सप्लायर का अपने को देखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक अकाउंट, एंड आरसीएम के केस में रेसिपेंट का। देखो, गुड्स हमने सेल किया 10th जून को, इनवॉइस हमने सेम डे इशू कर दिया। जनरली लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस 31 के हिसाब से कब होता है? 10th जून ही होता है, और 10 जून को इशू कर दिया, तो डेट ऑफ इशू इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस इन दिस सिनेरियो दोनों सेम है, तो अपने 10th जून विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, चलो अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड continuously or on recurring basis under a contract for which supplier issues invoice to recipient on regular or periodic basis। 1 2 3 4 ये चारों अगर पॉइंट है तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टीओएस फिक्स होता है किसी और सेक्शन से। आपको कोई पागल बनाएगा, बन जाओगे? नहीं यार, किससे फिक्स होगा? गुड्स वाला है तो 12/2 या 13/2, आपने एग्जाम में फॉरवर्ड चार्ज आएगा तो 12/2 ही आने वाला का ज्यादा चांसेस है, 12/3 भी पढ़ लेना, सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जनरली क्या होता है? रिमूवल वाला, बट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में लास्ट डेट होता है जिस दिन सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू करेगा सप्लायर या जिस दिन पेमेंट मिलेगा उसको, वो विच एवर इज अर्लियर, ये होगा लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। टीओएस तो 12/2 से ही फिक्स होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, एंड एडवांस पे टीओएस आता नहीं है, नोटिफिकेशन 66/2017। मतलब सेक्शन 31 बोलता है कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होता है, हमेशा याद रखना इस बात को। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस भी होती है, बिल्कुल होती है, बट इसमें कुछ अलग है, बताता हूँ क्या। सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, ऊपर जो पड़ा वही है। कंटिन्यूअसली और ऑन रिकरिंग बेसिस, ऊपर जो पड़ा वही है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर जो पड़ा वही है। फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months, अगर 3 months से ज्यादा है तो ही कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, वरना नहीं। अगर 3 months से ज्यादा है तो ही कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, वरना नहीं, याद रखना इस बात को, वरना वो नॉर्मल सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे। और उसका लास्ट डेट कब होता है? 30 दिन या 45 डेज आफ्टर तक आ जाना चाहिए, बिफोर तो आ ही सकता है। 45 बैंक वाले के लिए यार। विथ पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ सच सर्विस एज गवर्नमेंट में नोटिफाई।
अब कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर आपका हो जाता है, यानी 3 महीना से ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्टिन्यूअसली रिकरिंग बेसिस पे है, सर्विस है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में अगर आपका ड्यू डेट पता है कि किस दिन पेमेंट मिलेगा, इस दिन पेमेंट आना चाहिए, हर 7 तारीख को पेमेंट आ जाना चाहिए, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पहले तो कर ही सकते हो, या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है वो तुम्हारा लास्ट डेट हो जाएगा इशू ऑफ इनवॉइस का, एज पर सेक्शन 31। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, तो जिस दिन भी आपको पेमेंट रिसीव हुआ वो दिन ले लेना, बिफोर तो कर ही सकते हो, या एट द टाइम व्हेन सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव पेमेंट्स। एंड वेयर पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो जिस दिन भी आपका इवेंट कंप्लीट होगा तब उसके पहले तो कर ही सकते हो, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। ये हो गया लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब अपने 12(2) में क्या पढ़े थे, सॉरी 13(2) में अपने क्या पढ़े थे कि इनवॉइस इज विद इन टाइम और नॉट विद इन टाइम। अगर विद इन टाइम तो इनवॉइस और पेमेंट, और नॉट विद इन टाइम तो कंप्लीशन और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में विद इन टाइम है कि नहीं वो देखने के लिए अपने को ये सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि विद इन टाइम है कि नहीं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, तो मैं थोड़ा और डिटेल में समझाने का कोशिश करूंगा। वैसे समझ में आ गया होगा, अच्छा समझाता हूँ, मेरे को पता है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, इसमें क्या होता है, अपने गुड्स भेजते हैं, फिर जो रेसिपेंट होता है वो गुड्स को देखता है, उसको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो रिटर्न कर देता है। तो टीओएस कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे? बहुत सिंपल है। टीओएस डिटरमाइन कैसे करेंगे? 12(2) से इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस सेक्शन 31 में कैसे डिटरमाइन करेंगे? सप्लाई कंफर्म बाय रेसिपेंट विद इन 6 मंथ, जिसे मैंने भेजा वहां से 6 महीना के अंदर उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं, तो डेट ऑफ कंफर्मेशन विल बी द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और नॉट कंफर्म विद इन 6 मंथ, तो डेट व्हेन 6 मंथ्स गेट ओवर, जिस दिन भी आपका 6 मंथ खत्म होगा वो वाला दिन। पर आपका डिसाइड कैसे होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। इस चीज को भूलना मत। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 10 जनवरी को अपने किया, अप्रूव किया उसने 15 अगस्त को, तो क्या ये 6 महीना में हो गया? नहीं हुआ। तो 6 महीना किस दिन एक्सपायर हुआ? 6 महीना अपना एक्सपायर हुआ 10 जुलाई को। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 10 जुलाई और इनवॉइस तो इशू नहीं हुआ, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 10 जुलाई। अपने गुड्स सेल किया 4 जून को रिवर्स चार्ज में, एंड इनवॉइस जो है अपने 4 जून को ही रेस किया। रिवर्स चार्ज में याद रखना गुड्स में इनवॉइस नहीं, क्या लेते हैं? 31st डे। रिसीव किया अपने गुड्स 27 जून को, बैंक में पेमेंट गया है आपका, पेमेंट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आया 10 जून को, बैंक में आया 2 जुलाई को। ठीक है, तो पेमेंट में विच एवर इज अर्लियर, 10 जून इज अर्लियर, एंड रिसीव ऑफ गुड्स 27 या 10 जून, और या तो फिर आपका 31st डे फ्रॉम इनवॉइस। तो इनवॉइस से 4 जून 31st तो ऑलरेडी बहुत आगे चला जाएगा, तो इस सिनेरियो में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? 10 जून। सिंपल। हमने फूड कूपन सेल किया है, द कूपन कैन बी रिडीम फॉर परचेज ऑफ एनी आइटम, पता नहीं है तो क्या हो जाएगा? डेट ऑफ रिडेम्पशन नॉट नोन ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ कूपन, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट जिस दिन रिडीम किए अपने। सिंपल है, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे देख लेना, इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। नेक्स्ट अपने चलते हैं सेक्शन 14। मैंने क्या बोला? 12 और 13 से डिटरमाइन होता है, ऊपर अपने सब कुछ पढ़ के आगे कैसे क्या होता है। 14 क्यों आ गया? 14 तब आता है जब आपका चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो जाता है। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में अपने क्या करते हैं? जब भी चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होता है तो जल्दी से इधर आ जाओ, यहाँ पे मैंने मस्त सा बनाया। देखो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के केस में क्या होता है ना, एक बात हमेशा याद रखना। क्या बोल रहे थे? मेरा वीडियो को 1.25 में देखोगे, देख पा रहे हो? चलो आ जाओ इधर। देखो चेंज इन रेट ऑफ इफेक्टिव टैक्स तभी अप्लाई करना जब आई, आर या सप्लाई, ये तीनों के बीच में जुदाई होगा, तभी। नहीं दिख रहा? ये देखो, जब इन लोग के बीच में जुदाई होगा तभी अप्लाई करना, वरना 12 और 13 ही अप्लाई करना। 14 बस तभी 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 अप्लाई करना जब जुदाई होगा। इसके लिए क्या करेंगे? क्लाइन ड्रॉ करेंगे, तभी समझ में आएगा, वरना कभी समझ में नहीं आएगा। तो ड्रॉइंग करना इज नेसेसरी ओवर हियर। सो अगर आपका चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आफ्टर सप्लाई है, यानी आपने सप्लाई किया 10/9 को और आपका चेंज हुआ 29 को, तो आपको लेना आई और आर विच एवर इज अर्लियर, आई और आर विच एवर इज अर्लियर। पर अगर ये तीनों ही पहले हो जा रहे हैं, देखो चेंज के पहले जुदाई हो रही है, नहीं हो रही है, तो इस केस में 12 और 13 ही अप्लाई करके आना। बट अगर इसमें से कोई भी एक, फॉर एग्जांपल समझ लो ये
मिट गया, कोई बात नहीं, समझ लो ये आर इधर हो गया। अब करेंगे आई और आर विच एवर इज अर्लियर, वरना जो 12 वाला प्रोविजन है या 13 वाला वही अप्लाई करके आ जाएंगे। यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं इस प्रोविजन को, सेक्शन 14, याद रखना, चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। अब सीआरटी अगर बिफोर है, मतलब चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स पहले हो गया, सप्लाई बाद में हो गई, यानी इसका मतलब है आई और आर दोनों में से कोई एक इधर उधर या दोनों इधर होगा। अब इसमें क्या होगा, आई और आर विच एवर इज लेटर लेंगे, लेटर लिखा हुआ है समझना मत, लेटर होगा, ये करेक्ट कर लेना। एंड अगर सीआरटी बिफोर है और जुदाई हुई है, लेकिन आई और आर दोनों बिफोर सीआरटी है, सीआरटी है एंड आई आर आर दोनों बिफोर सीआरटी है, तो उस केस में आई और आर विच एवर इज अर्लियर लेंगे, आई और आर विच एवर इज अर्लियर लेंगे। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, सिंपल सी बात बोलता है। क्या बोलता है, बोलता है कि अगर सीआरटी आफ्टर सप्लाई है, ठीक है, तो जुदाई होना मैंडेटरी है, याद रखना, बार बार नहीं बोलूंगा। अगर आफ्टर है, सीआरटी आफ्टर है, सप्लाई पहले हो गई, तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर। सीआरटी पहले है, सप्लाई बाद में हुई, तो आई और आर विच एवर इज लेटर लेंगे, ठीक है। लेकिन 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 अगर आई और आर दोनों पहले हो गया, सप्लाई बाद में, बीच में सीआरटी है, तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर लेंगे। याद है, समझ गए, नहीं समझे बिल्कुल समझ जाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार फटाफट, रिवीजन में काम आएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। कहां गया, ये रहा। डेट ऑफ पेमेंट याद रखो, सिर्फ और सिर्फ सीआरटी की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। सीआरटी के केस में डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है, विद इन 4 वर्किंग डेज अगर आप जमा करवा देते हो बैंक में, आपको चेक मिला, आपने 4 वर्किंग डेज के अंदर जमा करवा दिया बैंक में, तो जो अपने पढ़ के है वही है, बुक एंट्री या बैंक विच एवर इज अर्लियर, बुक एंट्री या बैंक विच एवर इज अर्लियर, जो पढ़े एकदम वही। आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम सीआरटी, अगर सीआरटी के 4 वर्किंग डेज के बाद आपने बैंक में जमा किया है, तो उस केस में डेट क्रेडिटेड इनटू बैंक कंसीडर्ड एज डेट ऑफ पेमेंट, डेट क्रेडिटेड इनटू बैंक कंसीडर्ड एज डेट ऑफ पेमेंट। डिपॉजिटेड की बात कर, आपको बैंक में जमा करवा देना है, ठीक है, क्रेडिट नहीं, डिपॉजिटेड की बात करो, 4 वर्किंग डेज। तो ये सिर्फ और सिर्फ सीआरटी के लिए आता है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू आता है मस्त वाला, एकदम कंफ्यूज कर देता है, बट अगर आपको ये आता होगा ना तो आप कभी नहीं भूलोगे, तो इसको यहाँ पे बुकमार्क मार लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, लेकिन चलो उसके पहले आप लोग को एक क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि थोड़ा और मजा आ जाए। मजा आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, चलो अब आ रहा होगा। एक ऑनलाइन पोर्टल है, उन्होंने इनवॉइस रेज किया 21 फरवरी को, पेमेंट हुई है 28 फरवरी को, एक्सेस दिया उन्होंने 3 मार्च को, एंड चेंज इन इफेक्टिव टैक्स हुआ है 1 मार्च को। आप लोग एक बात हमेशा रखना, लाइन बनाना भूलना मत। जैसे अपने यहाँ लाइन बनाए तो आपको पता चला सीआरटी यहाँ हुआ है, सप्लाई यहाँ हुआ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो सीआरटी बिफोर है। सीआरटी बिफोर है तो जनरली आई और आर विच एवर इज लेटर होता है, लेकिन सिंस आई और आर दोनों पहले, दोनों 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 पहले है, तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे। तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 फरवरी। ओके, चलो नेक्स्ट वाले में यहाँ देख लो, कमेंस किए 5 जून को, अच्छा कंप्लीट किए 10 अक्टूबर को, 3 महीना से ज्यादा है, मत लगाना, कंटिन्यूअस नहीं है ये, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कंटिन्यूअस नहीं है, आईसीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ये कंटिन्यूअस हो सकता था, बट और भी तो कंडीशन है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंटिन्यू सप्लाई होना चाहिए, ये सब भी तो है ना, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। 5 जनवरी को कंप्लीट किया, 10 अक्टूबर को, डेट इनवॉइस के 20 को, पेमेंट 15 को, बैंक में 18 को गया है, एंड 16 को डेट ऑफ चेंज हुआ है। तो चेंज यहाँ हुआ है, सप्लाई यहाँ हुई है, तो सीआरटी इज आफ्टर, सिंस इट इज आफ्टर, तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर, तो अपना 15-10। होप सो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपया एक्स्ट्रा मिला, उसका क्या करना है, चलो इनसे सीधा एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे क्या बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, याद रखना, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्स्ट्रा रुपया जो मिला उसकी बात कर रहा हूं। टेलीफोन कंपनी रिसीव करती है 5000 अगेंस्ट एन इनवॉइस ऑफ 4, इनवॉइस आया था 4800 का, एंड मैंने जमा करवा दिया 5000 रुपए, तो मैंने 200 रुपए ज्यादा किए। तो अब टेलीफोन कंपनी के पास ये 200 रुपए का टीओएस कब आएगा, 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो वो नेक्स्ट इनवॉइस में उसको एडजस्ट कर दे, और या तो जिस दिन मैंने उसको 200 रुपया दिया ना उसी दिन उसका टीओएस ले ले, एंड या तो नेक्स्ट इनवॉइस में वो एडजस्ट कर सकती है, या तो संग संग उसका टीओएस फिक्स कर सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 1000 रुपीज है, तो एडवांस, जो एडवांस अपने को मिला एक्स्ट्रा अप टू 1000 रुपीज, तो ऑप्शन है सप्लायर के पास, जिस दिन मिला उस दिन टीओएस फिक्स कर दो, या नेक्स्ट इनवॉइस में उसको एडजस्ट करके उसका टीओएस नेक्स्ट इनवॉइस में फिक्स कर दो, सिंपल।
एक मिसलेनियस पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटेड इंटरप्राइज के केस में टीओएस कैसे आता है, एसोसिएटेड इंटरप्राइज के पास टीओएस कैसे आता है, ये एक बार एमसीक्यू आया था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा ध्यान देना। डेट ऑफ एंट्री ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसोसिएटेड इंटरप्राइज या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऊपर जो पड़े वो सब भूल जाना। एसोसिएटेड में सिर्फ ये वाला अप्लाई करना, 12, 13, 14 कुछ नहीं लगता उसमें। उसमें सिंपल लिया गया डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये हो जाएगा उसका टीओएस। लाइबिलिटी अराइजेज ऑन द डेट ऑफ टीओएस, बताया था ना। फिर डिस्चार्ज लाइबिलिटी अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, एग्जाम पर्पस के लिए 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बता दिया ना, बोला ही बता दिया, मानते नहीं हो। एक एसोसिएटेड इंटरप्राइज है, इसमें क्या हुआ, द टाइम ऑफ सप्लाई इज 12 अगस्त बीइंग द डेट ऑफ पेमेंट एज देयर इज नो प्रायर बुक ऑफ एंट्री। पढ़ लेना इस एग्जांपल को, इजी है, समझ में आ जाएगा। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बना लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अभी तक ये बुक नहीं लिया तो इस बुक को जाके डिस्क्रिप्शन से ऑर्डर कर दो, ले लो यार, ज्यादा महंगा नहीं है, आपके बजट में। और समरी क्वेश्चन भी है, समरी क्वेश्चन भी चाहो तो ले सकते हो, उससे भी तुमको काफी हेल्प मिल जाएगा। उसमें समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैंने एक्यूमुलेट करके एक जगह रखा हुआ है, सब ICI के क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, क्योंकि वहीं से मैं इसको मैनेज करता हूँ, और भी सारी चीजें अपने, काफी सारी चीजें अपने पास। तो अगर आपको वो सब कुछ एक्सेस चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ शेयर नहीं कर सकता हूँ ना, बट इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो, वीडियो कैसे लगी फटाफट बताओ, रिवीजन वीडियो और भी चैप्टर्स की आएंगी, पसंद आया कि नहीं बताओ यार। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब क्या होता है, देखो दो प्रकार के कॉम्पोजिशन स्कीम है, 10(1) एंड 10(2)। 10(1) सिर्फ गुड्स प्लस रेस्टोरेंट प्लस लिटिल सर्विस के लिए है, लिमिट वहां 75 lakhs और 1.5 CR है, एंड उसमें रेट 1% और 5%। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन है 10(2)A, सेम ही चीज है, वो सर्विस के लिए है, 50 lakhs वाले के लिए है, 6% के लिए है। 6% मतलब है उसमें 50 lakhs तक का एग्रीगेट टर्नओवर है जिसका उसके, और उसको 6% टैक्स देना है उसमें। तो कॉम्पोजिशन स्कीम दो हो गया, 10(1), 10(2)A। गुड्स प्लस रेस्टोरेंट प्लस लिटिल सर्विस के लिए 10(1), जिसमें 75 और 1.5 CR एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है, और 1% 5% है। ये बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा क्या है ये। 10(2)A सर्विस के लिए, जिसका लिमिट है एग्रीगेट टर्नओवर का 50 lakhs और 6%। दो रजिस्ट्रेशन होते हैं, कॉम्पोजिशन या नॉर्मल, आप दोनों में से जो चाहो वो ले सकते हो। ये आपको यही इतनी ही लिमिट तक की मिलेगी, जब आपका ये लिमिट एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, तो उस केस में फिर आपको नॉर्मल में ही आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। ओके, नोट्स दिख रहे हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है, स्मॉल टैक्स पेयर्स लोग के लिए, स्मॉल टैक्स पेयर लोग के लिए है। एडवांटेजेस क्या है इसमें, लो टैक्स रेट होता है, सिंपल कैलकुलेशन होता है, हैसल फ्री एंड सिंपल प्रोसीजर होता है, एंड वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न होता है इसका। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसको मिलेगा कॉम्पोजिशन। अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में रहते हो तो आपके लिए लिमिट है 75 lakhs, यानी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 75 lakhs है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको कॉम्पोजिशन इस साल मिल जाएगा। अब अदर देन स्पेशल कैटेगरी में हो, तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 CR इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको इस साल मिल जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में कौन है, 75 lakhs की जिसकी लिमिट लगती है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। लर्न करना पड़ेगा, अरे यार तुम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करो, तुमको अपने आप लर्न हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, 75 lakhs की लिमिट है। अदर देन स्पेशल कैटेगरी कौन हो गए, जितने बाकी बचे हुए सारे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और आसाम में याद रखना 1.5 CR लगता है। यहाँ पे थोड़ा गेम करता है ऐसे, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। ऐसे बोल रहा हूँ तो घबराना मत, CMA वालों तुम लोग के लिए भी यहीं पे गेम होता है। अच्छा, मैं क्या बोला, पिछले साल 1.5 CR या 75 lakhs तक है, तो इस साल कॉम्पोजिशन मिलेगा। इस साल के लिए भी आपकी एक लिमिट होती है कि इस साल जब तक आपका 1.5 CR या 75 lakhs क्रॉस नहीं हो जाता एग्रीगेट टर्नओवर, तब तक आप कॉम्पोजिशन ले सकते हो। A registered person opting for composition scheme for goods should have aggregate turnover up to 1.5 CR या 75 lakhs in preceding financial year, and he can avail the benefit of the said scheme in current financial year till the time his aggregate turnover in current financial year does not exceed 1.5 CR या 75 lakhs। बोला था ना, विश्वास नहीं मानते, वही लिखा है, मान नहीं रहो। चलो, क्या होगा कॉम्पोजिशन स्कीम लेने से, भैया मेरे को क्या मिलेगा, बताता हूँ ना, आओ इधर। अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो
तो तुमको सिर्फ 1% ऑफ टर्नओवर का टैक्स देना। तुमको जीएसटी कितनी देनी है? सिर्फ 1% और कुछ नहीं, ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब देखो यहाँ टर्नओवर लिखा है, टर्नओवर मतलब क्या होता है पता है? इस टर्नओवर में आपका एग्जेम्प्ट भी आ जाएगा, यानी आप जो एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो ना उस पर भी 1% लग जाएगा। जी हाँ बिल्कुल यही है इसका मतलब, और यही कहना चाहता है। 1% मतलब 0.5 प्लस 0.5, 1% आईजीएसटी भी तो होगा ना? नहीं यार, बताऊंगा नीचे है कंडीशन। और या तो अब मैं बोला गुड्स प्लस रेस्टोरेंट और थोड़ी सर्विस, तो गुड्स में मैन्युफैक्चरर आ गया, रेस्टोरेंट में कौन आ गया? रेस्टोरेंट सर्विस। कौन वाले? शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी, शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी, यही लिख के आना एग्जाम में, याद कर लेना। रेस्टोरेंट सर्विस ब्रैकेट में लिख देना। ये कितने देंगे? 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, 2.5 प्लस 2.5। टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है? यहाँ पे भी एग्जाम इंक्लूड हो जाएगा। ट्रेडर, ये भी गुड्स वाले के लिए जो होलसेलर्स है, वो कितना देंगे? वो 1% देंगे ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी 0.5 प्लस 0.5। इनको सिर्फ टैक्सेबल बोला है, ये अमेंडमेंट आया था लास्ट 3 टर्म पहले शायद आया था ये अमेंडमेंट, इसमें टैक्सेबल वर्ड ऐड ऑन हुआ था। इसका मतलब क्या होता है? ये लोग सिर्फ 1% टैक्सेबल वाले, ये लोग एग्जाम्प्ट वाले पे नहीं देंगे, ऊपर 2 पे एग्जाम्प्ट वाला पे आ जाएगा। इस वर्ड की वजह से काफी चेंजेस हो जाते हैं। सर्विस क्यों दिया? मैंने बोला ना थोड़ी सर्विस दे सकते हैं, तो कौन सी है बताता हूँ। तो पहले यहाँ देख लो क्या बेनिफिट है। मैन्युफैक्चर सिर्फ 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट देगा, टर्नओवर में एग्जाम्प्ट इंक्लूड हो जाएगा। जो शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी वाले हैं वो 5% देंगे ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, 2.5 प्लस 2.5, ऊपर 0.5 प्लस 0.5, और नीचे जो होलसेलर और ट्रेडर है वो भी 1% देंगे, लेकिन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी 0.5 ये सिर्फ टैक्सेबल, यहाँ पे एग्जाम्प्ट वाले को इंक्लूड मत कर लेना। While aggregate turnover of preceding financial year is relevant for the purpose of determining eligibility to avail composition scheme, the tax has to be paid in accordance with applicable rate on the turnover। कुछ नहीं लिखा है, लिखा है पिछले 1.5 करोड़ जो हुआ था जो लिमिट है उस पे 1% मत जाके लगा देना, करंट ईयर वाले पे लगाना है, करंट ईयर वाले पे लगाना है। बताओ ये आप लोग को इतना पागल समझता है? सब कुछ लिखना पड़ता है, बताओ। सेकंड प्रोविजो, यहां मैं क्या बोला? लिटिल सर्विस दे सकते हो। वो लिटिल सर्विस कितनी है? वो लिटिल सर्विस है तुम्हारी 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10% ऑफ टर्नओवर ले लेना, या 5 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर, लोअर नहीं, हायर बोल रहा हूं, लोअर करके आओगे एग्जाम में, मेरे को पता है, हायर करके आना। तो तुम कितनी सर्विस दे सकते हो? कोई भी बंदा जो कोई भी बंदा जो 10-1 ले रहा है वो कितनी सर्विस दे सकता है? 10% ऑफ टर्नओवर, जितना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10% ऑफ टर्नओवर, या 5 लाख विच एवर इज हायर, इतने की दे सकता है। मैं तुम लोग एक मस्त बात बताओ, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लिए नहीं बता रहा हूं, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए बता रहा हूं। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, कहीं मत लेना, सीधा इग्नोर मार देना, और अगर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो माइनस कर देना, ठीक है। हिज टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 60 लाख था। Since his aggregate turnover preceding financial year do not exceed 1.5 CR, तो इस केस में क्या हो जाएगा? वो कॉम्पोजिशन उसको मिल जाएगा, ठीक है। बट वो क्या कर रहा है कि वो कुछ और सर्विस भी दे रहा है उसके साथ, लिटिल सर्विस। तो लिटिल सर्विस कितनी हो सकती है? मैं क्या बोला? प्रीसीडिंग का 10% मार दो, यानी 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, या तो 6 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर। तो 6 लाख तक की सर्विस इस साल वो दे सकता है। पिछला साल का देखेंगे, इस साल का डेटा माइन करने के लिए, बताओ। अब मैंने बोला ना कुछ कंडीशंस है, तो कंडीशंस क्या है चलो फटाफट देख लेते हैं। नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट सेकंड प्रोविजो टू 10-1 लिटिल सर्विस, क्या 10% ऑफ टर्नओवर प्रीसीडिंग का, या 5 लाख विच इज हायर, इतना दे सकते हो। और रेस्टोरेंट वाले को लो तो अवेलेबल है शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी। नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉट लेविएबल टू टैक्स, is not engaged in making interstate outward supply of goods and services, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो, इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं कर सकते हो। इंटरस्टेट परचेस कर सकते हैं क्या? यानी इनवर्ड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं यार, आउटवर्ड लिखा है, इनवर्ड तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन और टू रिसीव इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के थ्रू आप नहीं बेच सकते, अमेजोन वगैरह पे आप जाके नहीं बेच सकते हो। आप सीटीपी नहीं होने चाहिए, आप एनआरटीपी नहीं होने चाहिए, आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। क्या बोला? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर नहीं, ट्रेडर हो सकते हो, मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते हो। आइसक्रीम के, पान मसाला के, टोबैको के,
एरिएटेड वाटर के। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, पिता। क्या बोलते हैं? पिता। पी फॉर पान मसाला, आई फॉर आइसक्रीम, टी फॉर टोबैको, ए फॉर एरिएटेड वाटर। ये मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूं, ट्रेडर नहीं। ट्रेडर लोग कर सकते हैं। नो इनपुट टैक्स रेट, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मस्ट रजिस्टर फॉर ऑल सच बिजनेसेस। इसका मतलब क्या होता है पता है? आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है, ठीक है, मल्टीपल स्टेट में आपकी ब्रांच है। अगर एक ब्रांच ने लिया तो सबको लेना पड़ेगा। अगर एक ब्रांच ने लिया तो सबको लेना पड़ेगा। यानी अगर आपका एक भी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी में आ गया ना, तो 1.5 करोड़ नहीं, आपको 75 लैक्स की लिमिट लगेगी। ध्यान से सोचना मैंने क्या बोला है, इजी है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, शांति दिमाग से सोचना, तुम समझ जाओगे क्या बोला। टैक्सपेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर ट्रांजैक्शन अंडर आरसीएम। तुम कॉम्पोजिशन वाले हो, तुमने कोई आरसीएम की सर्विस ली, अब तुम क्या करोगे? तुम जाओगे, तुम बोलोगे मैं तो 1% दूंगा। नहीं भैया, उस पर जितना लगता है वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। 18%, 5% या जो भी रेट है उसका, वो तुमको देना पड़ेगा। तो यहाँ आपने खत्म किया 10-1। 10-1 बहुत सिंपल सी बात बोलता है, मैन्युफैक्चर 1% ऑफ टर्नओवर और रेस्टोरेंट 5% ऑफ टर्नओवर, ट्रेडर 5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर पे देगा। लिटिल सर्विस दे सकते हैं कितना? 10% ऑफ टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 5 लाख, विच एवर इज हायर, इतनी अपनी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ कंडीशन है क्या कि तुम सर्विस नहीं दे सकते हो, बट सेकंड प्रोविजो 2-10-1 दे सकते हो, यानी वही लिटिल सर्विस। और तुम रेस्टोरेंट सर्विस तो दे ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम नॉट लेबल टू टैक्स मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो। तुम इंटर स्टेट आउटवर्ड नहीं कर सकते हो, इनवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू नहीं, अमेजोन वगैरह पे सेल नहीं कर सकते हो। सीटी पे एनआरटीपी नहीं हो सकते हो। मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते हो, पिता के ट्रेडर और डीलर हो सकते हो। आईटीसी नहीं मिलेगा। एक के लिए रजिस्टर किया तो सबके लिए करना पड़ेगा। तो एक भी स्पेशल कैटेगरी में तो आपके लिए लिमिट 75 लाख हो जाएगी ऑटोमेटिक, भले ही आप कहीं पे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10-2 है किसके लिए? जिसको 10-1 नहीं मिलता वो 10-2 में आता है, जनरली सर्विस वाले लोग के लिए 10-1। यहाँ पे सिंपल से यहाँ बोलता है कि आपकी लिमिट 50 लाख कर देंगे और आपको 6% देना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर आपका 50 लाख है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इस साल आपको मिल जाएगा, आपको 6% देना है। और ये जो 50 लाख वाला है वो इस साल जब तक आपका 50 लाख है तब तक आप 10-2 में हो। जहां आपका 50 लाख क्रॉस हो गया तो आपको फिर जाना पड़ेगा इसमें, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में, और तब तक आप 6% देना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है आईसीआई का, बहुत मस्त सा क्वेश्चन है। पहले उसमें होती है उसकी लिमिट 20 लाख होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में 20 होती है, सेकंड क्वार्टर में 30 होती है, नेक्स्ट क्वार्टर में फिर 20 हो जाती है। तो फर्स्ट क्वार्टर में जब 20 होती है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 20 तक तो अपने को टैक्स लेना नहीं है, 10-20 पे जाके लेना होता है। वो 20 वाले पे था तो उसको लेना नहीं था। फिर जैसे 20 एक्सीड हुआ तो या तो कॉम्पोजिशन ले सकता है तो नॉर्मल ले सकता है, तो वो कॉम्पोजिशन में आ गया। 50 तक 10-2 उसने लिया तो 50 तक वो 6% दे सकता है। तो फर्स्ट क्वार्टर 20, नेक्स्ट क्वार्टर में 30, तो टोटल 50 हो गया। तो इस 30 पे वो 6% देगा। फिर नेक्स्ट जब उसने 20 किया लास्ट वाले क्वार्टर में, तो 50 एक्सीड हो गया टोटल। तो इस केस में इस वाले 20 पे वो नॉर्मल रेट पे टैक्स देगा। समझ आया? वो एमसीक्यू देखना, फिर ये वीडियो देखना, तब शायद समझ में आ जाए। एक हेयर स्टाइलिस्ट है बिल्लू बार्बर, उन्होंने क्या किया, वेदर बिल्लू इज एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस, टर्नओवर ऑफ बोथ द सैलून वुड बी टेकन इनटू अकाउंट इफ द सेम डज नॉट एक्सीड 50 लाख। एक उसका दिल्ली में था, एक उसका हरियाणा में था, दोनों का लेना पड़ेगा। दोनों इंट्रा कर रहे हैं, दोनों आपस में नहीं कर रहे, दोनों अलग अलग कर रहे हैं। दो है, एक दिल्ली में एक हरियाणा में, दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों 50 लाख से कम है तो दोनों को 10-2 मिलेगा, एक को मिलेगा तो सबको मिलेगा। ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल। कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है? जो ऊपर पड़ के आया वही सेम है। तुम नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो, तुम इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं कर सकते हो, तुम ई कॉमर्स के थ्रू नहीं कर सकते हो, तुम सीटीपी नहीं होना चाहिए, तुम एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। अगर ये बुक पसंद आ रहा है तो इस बुक को तुम लोग खरीद लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और समरी क्वेश्चन भी चाहो तो खरीद सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी ऐसे कि मैंने एक जगह क्लब कर दिया, बढ़िया से मस्त से बना दिया, उसको चाहो तो देख सकते हो, खरीद सकते हो, आई मीन, ठीक है। और चाहो तो फास्ट ट्रैक बैच भी ले सकते हो रिकॉर्डिंग मोड में, वो भी अवेलेबल है, चाहो तो वो ले लो। और अगर तुम्हारा एग्जाम नवंबर में है तो लाइव फास्ट ट्रैक जरूर लेना, मेरे से भूलना मत, बहुत मजा आएगा। आईटीसी तुमको नहीं मिलेगा, एक को मिलेगा तो सबको लेना पड़ेगा। आरसीएम में तुमको नॉर्मल देना है, सेम है जो ऊपर पढ़ के आया वही है, क्योंकि वहीं से कॉपी पेस्ट किया वो सेम ही है, मुझको पता है। कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, सिंपल है। किस दिन लैप्स हो जाएगा? जिस दिन लिमिट एक्सीड हो जाएगी, ऊपर ऑलरेडी पढ़ा था ये पॉइंट को। नॉट कलेक्ट टैक्स, तुम टैक्स मत कलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पॉकेट कॉन्सेप्ट होता है, जो कि इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, वो जाके देख लो, अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने समझाया। इसमें पॉकेट कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, यहाँ पे तुमको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, अपने पॉकेट से देना पड़ेगा।
कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ये तुमको बिल ऑफ सप्लाई में देना, तुम इनवॉइस इशू नहीं करते हो, तुम बिल ऑफ सप्लाई देते हो, उसके ऊपर ये लाइन लिख देना। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, ऐसे जाके हर जगह सारे प्रोमिनेंट प्लेसेस पे छपवा देना। ओके, तुमको जीएसटी सीएमपी 02 फाइल करना पड़ेगा ऑप्ट करने के लिए, ठीक है। पैन नंबर वो सब ठीक है, कुछ भी इसमें बताने का नहीं है, सिंपल यहाँ पे ये देखो कब अप्लाई करना है। पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैन ऑप्ट फॉर अप्लाई कॉम्पोजिशन स्कीम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर व्हाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, कभी भी कर सकते हो। कॉम्पोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आरसीआई उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन यानी अगर कोई फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए, ये सेकंड टाइमर नहीं बोलूंगा, मतलब ऑलरेडी रजिस्टर्ड था अब कॉम्पोजिशन में जा रहा है वैसा वाला। ये लोग कब ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन के लिए? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही कर पाओगे और बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ही इफेक्टिव होगा। मतलब मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तुम नहीं कर सकते अगर तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो। बट अगर तुम फर्स्ट टाइम कोई बिजनेस खोल रहे हो या फर्स्ट टाइम तुम 20 क्रॉस हो रहा है तुम्हारा या 10 क्रॉस हो रहा है टर्नओवर एग्रीगेट, तो उस सिनेरियो में तुम कब करोगे? कभी भी जिस दिन भी क्रॉस हो उसी दिन कर दो, एंड जिस दिन आपकी आरसीआई उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। ये कॉम्पोजिशन का है, याद रखना, इसको रजिस्ट्रेशन के साथ कंफ्यूज मत कर देना, दोनों अलग है। यहां देख लो, बंसल एंड चंडक एक पार्टनरशिप फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। द फर्म स्पेशलाइजेज इन बैंक ऑडिट सर्विसेज। इट हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ 110 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ ध्यान से देखो 10-1 मिलेगा, 10-1 गुड्स के लिए है, रेस्टोरेंट के लिए है, एंड लिटिल सर्विस अगर गुड्स के साथ दे रहे हो तो, वरना नहीं है वो भी, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो सर्विस है वो रेस्टोरेंट तो होती नहीं है, नहीं होती है शायद, नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं होती, ठीक है, वो रेस्टोरेंट नहीं होती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसको मिलेगा 10(2)(a, पर 10(2)(a) भी इसको नहीं मिलेगा, रीजन बीइंग 50 लाख से ज्यादा हो गया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 लाख से ज्यादा हो गया है, इसीलिए इसको नहीं मिलेगा, therefore composition विल नॉट बी अवेलेबल। ओके, ओके, सो दिस इज, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है रिवीजन, और भी चैप्टर्स की रिवीजन आएगी फिर, फटाफट सारे चैप्टर को रिवाइज कर लेना, अच्छे से एग्जाम देना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। और अगर नवंबर में तुम्हारा एग्जाम है, नवंबर 2022 में, तो उस केस में क्या करोगे? लाइफ फास्ट ट्रैक लोगे, भूलना मत, बहुत अच्छा है। और इस बुक को चाहो तो परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाके मेरे को जरूर फॉलो कर देना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू उतना पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पाएगा ना। टेलीग्राम पे आओ, मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और अपने बहुत सारी चीजें शेयर करते हो उस चैनल पे, तो वो भी तुमको एक्सेस मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, हैव फन, और थोड़ा स्माइल करो यार, तुम्हारी सैड रहने से सिलेबस कम नहीं हो जाएगा, सिलेबस उतना ही रहने वाला है। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।